कभी सोचा है कि एक ही समय पे आजाद हुए इंडिया और चाइना, लेकिन चाइना आज हमसे 50 साल आगे कैसे निकल गया। दोनों देश गरीबी से लड़े, बट आज के टाइम पे एक कंट्री सुपर पावर बन गया और दूसरी कंट्री अपने डेवलपिंग नेशन के टैग से आगे ही नहीं निकल पा रहा। देखो, कुछ दिन पहले एक न्यूज आती है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और जापान 5th पे चला गया है। सुनने में ये चीज तो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इंडिया और जापान की पर कैपिटल इनकम कितनी है? क्या दोनों कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर किया, वहां के एजुकेशन, वहां के इंडस्ट्री से कंपेयर किया इंडिया को? चलो आपको बता देता हूं। इंडिया इस टाइम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जापान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जापान की पर कैपिटल इनकम इंडिया से बहुत ज्यादा आगे। करेंटली जापान की पर कैपिटल इनकम $33,956 है और वहीं पे इंडिया की पर कैपिटल इनकम $2,878 है। तो दोनों की पर कैपिटल इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया जापान के पास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी नहीं आता। बट चलो, इस वीडियो में हमारा मुद्दा कुछ और है। हमें डिस्कस करना है कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि इंडिया से इतना आगे निकल गया। तो आगे इस वीडियो में हम उस रीजन की बात करेंगे कि कैसे चाइना इंडिया से इतना आगे बढ़ गया और इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। China is the world's second largest economy and the biggest importer. A move that ultimately turned China into a global economic powerhouse. Manufacturing makes up 26% of China's economy, while in India it's only 16%. Infrastructure is really one way in which China overtook India early. For now, China still holds the crown as the main driver for global economic growth. फर्स्ट है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे एक ही पार्टी रूल करती है। मतलब इसका कि वहां पे कोई भी ऑपोजिशन नहीं है। जब ऑपोजिशन नहीं है तो कोई हंगामा नहीं होता है और ना ही कोई धरना प्रदर्शन होता है। तो वहां पे कोई भी काम बहुत इफेक्टिव तरीके से जल्दी हो जाता है। और वहीं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के अपने बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन यहाँ हर फैसले पे हंगामा, कोर्ट जाना, प्रोटेस्ट करना और सरकार को सही ढंग से काम नहीं करने देना। देखो, मेट्रोपॉलिटन बनाना हो या एक्सप्रेसवे, वहां पे 2 साल में काम कंप्लीट कर दिया जाता है, लेकिन इंडिया में यहाँ पे 2 साल लग जाते हैं फाइल को मूव कराने में। एंड देन इंडिया और चाइना की जीडीपी की बात करें तो 1970 और 80s के टाइम पे इंडिया और चाइना का जीडीपी काफी ज्यादा सेम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद चाइना ने ऐसी रेस पकड़ी कि इंडिया उसके आसपास भी कहीं नहीं है। करंटली चाइना की नॉमिनल जीडीपी इंडिया की जीडीपी के 5 गुना ज्यादा है। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जहां $3.7 ट्रिलियन है, वहीं पे चाइना की जीडीपी $17.7 ट्रिलियन है। मतलब नॉमिनल जीडीपी इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। एंड बस नॉमिनल जीडीपी ही नहीं, परचेसिंग पावर पैरिटी में भी चाइना इंडिया से 2 गुना ज्यादा आ गया है। देखो, इन 1978 चाइना ने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। इट वाज टोटली प्रो मार्केट एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। इंडिया जब उस टाइम पे अपने खाने पीने से जूझ रहा था, उस टाइम चाइना एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट का सोच रहा था। मतलब वो अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे और पूरी दुनिया को सेल करेंगे। और यही चीज इंडिया को बहुत लेट समझ आई। इन 1991 इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च हुआ जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसका पूरा फोकस ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाना, ग्रोथ पे फोकस करना और इंडिया को एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट बनाने का था। और ये रिफॉर्म काफी हद तक इंडिया में सुधार भी ले आया। देखो, स्टार्टिंग के टाइम पे इंडिया वाज वेरी सेंट्रलाइज्ड। पावर बहुत कम लोगों के हाथ में होती थी और डिसीजन बहुत ही कम लोग लेते थे, जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट का काम ग्राउंड लेवल पे बहुत लेट स्टार्ट होता था। बट वहीं चाइना से कंपेयर करें तो चाइना इतना सेंट्रलाइज नहीं था, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन बहुत पहले आ चुका था। नाउ नेक्स्ट इज चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, जिसे दुनिया का फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इन 1976 डेंग जियोंगपिंग ने बोला था कि इट डजंट मैटर इफ अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। इसका मतलब था सोशलिज्म हो या कैपिटलिज्म, जो काम करे वही सही है। और उसके बाद चाइना ने कुछ पावरफुल स्टेप भी लिए, जैसे सस्ती और ट्रेंड लेबर, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, पोर्ट्स, एनर्जी, रेलवे में ग्रोथ करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना एंड गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे सब्सिडीज देना, इजी क्रेडिट देना। एंड विद ऑल दिस चाइना बन गया लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जियांट और इसकी वजह से चाइना में बहुत सारी कंपनियां आई और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। इसकी सबसे खास बात ये थी कि लो कॉस्ट लेबर के साथ साथ ट्रेंड लेबर मिल रहे थे। उस टाइम पे उन लेबरों के पास वो स्किल था जो उन कंपनियों की रिक्वायरमेंट थी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई भी आज के टाइम पे आप प्रोडक्ट खरीदे, क्लोथ हो, फोन हो, माइक्रोफोन हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, कपड़े हो, सब आपको मेड इन चाइना मिलेंगे। आज के टाइम पे चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है, जिसकी टोटल वैल्यू
3.51 ट्रिलियन यूएसडी। इन 2004 चाइना कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जबकि इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में 2.9% ही शेयर था। तो आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में मैन्युफैक्चरिंग को लेके कितना ज्यादा वाइड गैप है। जहां एक तरफ सारी कंपनियां चाइना भागती हैं, वहीं पे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां नहीं आती। तो एक तरफ जहां चाइना एक्सपोर्ट मार्केट ड्रिवन पे काम कर रहा था, तो वहीं पे हम लोग इंपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देते थे। इंडिया ऑल्सो लॉन्च्ड मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन 2014, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। बहुत कंपनियां इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आई, और जिसका मेजर रीजन था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेड टेप, लेबर बोन, पावर कट्स एंड करप्शन। नाउ कम्स टू द एजुकेशन एंड स्किल। इन 1978 चाइना में एक रिफॉर्म लेकर आया गया जिसका नाम था कंपल्सरी एजुकेशन लॉ, जिसके थ्रू 9 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की गारंटी दी गई। और उसके बाद वहां पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्किल में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसका फायदा उन्हें कुछ ही सालों में मिलने लगा था। और वहीं इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया, जिसके थ्रू 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की गारंटी दी गई। और टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो इन 2024 एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में चाइना के टोटल 13 यूनिवर्सिटी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी इनके एजुकेशन में क्या रोल है। इंडिया में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कमी नहीं है, यहाँ बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन क्या वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है? यहाँ पर अभी भी रोट लर्निंग, आउटडेटेड सिलेबस एंड कोचिंग कल्चर डोमिनेट करता है। नाउ कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुझे नहीं लगता कि इंडिया को चाइना से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि चाइना के बराबर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चाहे रोड हो, ट्रेन हो, पोर्ट हो या मॉडर्नाइजेशन, चाइना इज फार अहेड देन इंडिया। तो हमें इस पॉइंट पे चाइना से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। देखो, चाइना को ये बहुत पहले ही पता था कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हाई लेवल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, तो पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में पूरा नेशनल प्रायोरिटी दी। और चाइनीज गवर्नमेंट के पास एक क्लियर विजन भी था। देखो, चाइना की एक सबसे बड़ी खासियत है, वो क्विक डिसीजन लेने में बहुत आगे है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको प्रॉपर ट्रैक भी किया जाता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। मतलब बहुत कम टाइम में ही चाइना ने वर्ल्ड को दिखा दिया कि कैसे वर्ल्ड लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जा सकती है। और वहीं चाइना के कंपेयर में इंडिया में ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल इशू, डिले एंड लैक ऑफ क्रेडिट की वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ ऐसा होता है कि आज कोई नई रोड बनी और कल उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। इस लेवल का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। इसमें बहुत बड़ा करप्शन का भी रोल, जिसकी वजह से यहाँ पे आम लोगों को भुगतना पड़ता है। चाइना के पास एज कम्पेयर टू अदर कंट्री वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी है, और हर साल वो 500 से 1000 किलोमीटर बढ़ाता है इसको। लेकिन इंडिया में क्या ऐसा होता है? देखो, ऐसे 8 से 10 पॉइंट में और ऐसे काउंट करा सकता हूँ जिसमें इंडिया से चाइना 10 गुना आगे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया चाइना जैसा नहीं बन सकता या चाइना को पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके लिए हमें स्पीड, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन पे काम करना पड़ेगा। चाहे वो एजुकेशन रिफॉर्म हो, गुड पॉलिसी, या वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर करप्शन फ्री गवर्नमेंट हो, तो शायद हम राइट ट्रैक पे आ जाएं। देखो, इंडिया को अपने लोगों और पॉलिसीज पे काम करने की जरूरत है। अगर यूएसए और चाइना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और अगर हम करना चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कर सकते हैं। आज के टाइम पे हमें श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे 10 पॉइंट आपको काउंट करा सकता हूं कि कैसे हम पाकिस्तान से 10 साल आगे हैं। आज के टाइम पे पाकिस्तान हमारे आगे नहीं टिक सकता, तो हमें पाकिस्तान से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो के कमेंट में कोई आकर पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर मत करने लगना। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने चाइना और इंडिया को कंपेयर किया, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि इंडिया एक सुपर पावर कंट्री बने, बट उसके लिए हमें अपने लोगों पे काम करने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।